तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं यह बेसिस फॉर्म करेंगे आर क्यूब आर के लिए, आर क्यूब आर के लिए बेसिस फॉर्म करेंगे, है ना। लिखा है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब आर। दर्शाई कि निम्नलिखित सदिश आर क्यूब आर के लिए एक आधार निर्मित करते हैं। आर क्यूब मतलब आर क्रॉस आर क्रॉस आर। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आर क्यूब का मतलब होता है आर क्रॉस आर क्रॉस आर। आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। आर जो है जैसे हम वेक्टर स्पेस कैसे लिखते हैं ना वी एफ। एफ जो है क्या होता है, एफ जो है सेट ऑफ स्केलर्स, और वी जो है वो होता है सेट ऑफ वेक्टर्स। और ये पूरा को हम कहते हैं वेक्टर स्पेस, हिंदी में सदिश समष्टि। ठीक है, ये पूरा कहलाता है वेक्टर स्पेस, हिंदी में कहलाता है सदिश समष्टि। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सदिश समष्टि। तो यहाँ पर जो एफ जो होता है ये होता है सेट ऑफ स्केलर्स, मतलब अदिशों का समुच्चय, है ना। और वी जो होता है ये होता है सेट ऑफ वेक्टर्स, और ये पूरा कहलाता है वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि। ओके, अब यहाँ पर वी ना हो के हम लिख रहे हैं आर क्यूब, हम ऐसे लिख रहे हैं आर क्यूब आर। तो एफ जगह हमने आर लिखा, तो आर जो है क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर स्केलर होता है। आपको सबको पता होगा वास्तविक जो संख्या होती है रियल नंबर, जैसे 2 है, 4 है, -1 है, 7 है, ये सारे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और ये सारे स्केलर्स होते हैं। तो यहाँ जो एफ है वो आर है हमारा, और आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ जो आर क्यूब है, आर क्यूब जो है आर क्रॉस आर क्रॉस आर, इसके जो मेंबर्स हैं वो ट्रिपल पेयर में होंगे, जैसे ए बी सी पेयर में, है ना। इस प्रकार से पेयर्स में होंगे, जहाँ पर ए बी और सी तीनों ही आर के ही एलिमेंट होंगे। तो ये कहलाता है, ये वेक्टर्स है ना, तीनों मिल के वेक्टर बन रहे हैं। ए बी सी पेयर जो है ये आर क्यूब के एलिमेंट है ना, आर क्यूब के एलिमेंट है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 वेक्टर दिए गए हैं 1 0 0, है ना। आर क्यूब के एलिमेंट इसी प्रकार से ट्रिपल पेयर में रहेंगे, इस प्रकार से, है ना, त्रियुग्म में रहेंगे। क्यों त्रियुग्म में रहेंगे, क्योंकि आर क्यूब लिखा है। आर क्यूब, आर क्यूब मतलब होता है आर क्रॉस आर क्रॉस आर। आप लोग सबसे पहले तो ये समझो कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एक्स क्रॉस वाई, तो इसके एलिमेंट दिखेंगे कैसे। तो इसके एलिमेंट एक्स नहीं हो सकता, इसका एलिमेंट वाई भी नहीं हो सकता, इसका एलिमेंट जेड भी नहीं हो सकता। इसका एलिमेंट जो होगा वो एक्स वाई पेयर होगा, पेयर में आएंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को आप लोग समझो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा इसका एलिमेंट पेयर में आएगा, जहाँ पे इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स से लिया जाएगा, और सेकंड जो वाई है ये लिया जाएगा कैपिटल वाई से। तो एक्स वाई पेयर होंगे, एक्स क्रॉस वाई है। अब मुझे आप बताओ, मान लो मेरे पास है एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, इस प्रकार से, इसके एलिमेंट दिखेंगे कैसे। एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड है तो इसके एलिमेंट ट्रिपल पेयर में होंगे, ऐसे त्रियुग्म में, एक्स वाई जेड ऐसे, है ना। ये सिंगल एलिमेंट है, 3 एलिमेंट नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। पहला दूसरा तीसरा। ये पहला जो कोऑर्डिनेट हो एक्स से रहेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई से रहेगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट जेड से रहेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, वाई इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई, एंड जेड इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल जेड, है ना। ये एक्स से पहला एलिमेंट लेंगे, इस वाई से दूसरा एलिमेंट लेंगे, और जेड से तीसरा एलिमेंट लेंगे, और हम इसको ट्रिपल पेयर बनाएंगे, त्रियुग्म बनाएंगे। तो ये जो है इसका एलिमेंट होगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट का, समझा। अब मैं अगर बात करूं आर क्यूब का, तो आर क्यूब होता है आर क्रॉस आर क्रॉस आर। आर को जब 3 बार क्रॉस करेंगे तो इसके भी मेंबर ट्रिपल पेयर में होंगे। मान लो हम इसका एलिमेंट लेते हैं ए कामा बी कामा सी, इस प्रकार से। बताओ ए किसका एलिमेंट होगा, आर क्रॉस आर है, बताइए ए किसका एलिमेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, बोलो। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, आर से आएगा। सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, वो भी आर से आएगा। थर्ड एलिमेंट भी आर से आएगा। मतलब ए बी सी तीनों ही आर के एलिमेंट होंगे, तीनों ही रियल नंबर होंगे। ए भी रियल नंबर होगा, बी भी रियल नंबर होगा, सी भी रियल नंबर होगा। समझ में आ गया मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये आर क्यूब यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे तो आर क्यूब आर लिखा है उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आर क्यूब आर ये क्या है, वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है ना। और इस सदिश समष्टि के लिए ये आधार निर्मित करेंगे। ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये पहला वेक्टर है, दूसरा है, तीसरा है। एक्चुअली ऐसे क्यों लिखे वेक्टर को मैं आपको बताता हूँ। चलिए, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं ये वेक्टर कैसे है। कैसे देखो, जैसे मान लो मैं कोई वेक्टर लिख रहा हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख दिया, मैंने लिख दिया 2i कैप
प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसको तो आप वेक्टर बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा हूँ। और आपको पता होगा आई कैप जो है इकाई सदिश है एक्स दिशा के अनुदिश, है ना। हिंदी में बोले तो आई कैप जो है यह एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, के कैप जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों ही यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। तो ये तो वेक्टर है, इतना तो आप जानते हो वेक्टर है करके। बोलो इसको आप वेक्टर मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ या ना? बोलो क्या आपको ये वेक्टर नजर आता है? ये वेक्टर है बोलते हो, ये सदिश है ऐसा आप बोलते हो? 100% ये वेक्टर है। तो इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे 2,5,3 ऐसे, इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे। 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका, 5 सेकंड कोऑर्डिनेट है और 3 थर्ड कोऑर्डिनेट है। ये वेक्टर हुआ है, ये वेक्टर ही हुआ। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट वेक्टर है क्या है 1 0 0, सेकंड वेक्टर है 1 1 0, थर्ड वेक्टर है 1 1 1। अब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, इस सेट ऑफ वेक्टर्स को मुझे बताना है कि यह बेसिस फॉर्म करता है। लिखा है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस, सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर फॉर्म अ बेसिस। दर्शाइए कि निम्नलिखित सदिश आर क्यूब आर के लिए एक आधार निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं? आधार। तो आधार निर्मित करने के लिए हमें बताना पड़ेगा ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिकता स्वतंत्र है। जब तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ये आधार निर्मित नहीं कर सकते, बेसिस नहीं बन सकते। बेसिस बनने के लिए इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? बोलो आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें बताना पड़ेगा, रैखिकता स्वतंत्र बताना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज, है ना, हिंदी में लिखेंगे दिए गए सदिशों का समुच्चय है। तो हमें जो सेट दिया गया उसको एस नाम देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पहला वेक्टर है 1 0 0, सेकंड वेक्टर है 1 1 0, थर्ड वेक्टर है 1 1 1। तो फर्स्ट वेक्टर है 1 0 0, सेकंड वेक्टर है 1 1 0 और थर्ड वेक्टर है 1 1 1। ये सेट ऑफ वेक्टर्स हमें कहाँ से मिल बताओ, बताइए ये सेट ऑफ वेक्टर्स हमें कहाँ से मिला? बोलो। यस, ये हमें क्वेश्चन से मिला है, क्वेश्चन को देखकर हमने लिखा है। तो एक को हम अल्फा 1 नाम देंगे, एक को अल्फा 2, तो एक को अल्फा 3। इसको अल्फा 1 बोलेंगे, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3। तो हमने मान लिया, लेट माना, हमने मान लिया अल्फा 1 जो है 1 0 0 है, पहला वेक्टर हमारा, है ना। एंड सेकंड वेक्टर अल्फा 2 है, अल्फा 2 हमारा 1 1 0 है। और थर्ड वेक्टर को हमने अल्फा 3 नाम दे दिया, अल्फा 3 1 1 1 है। ठीक है, इसको अल्फा 1 कहा, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3। अब मुझे बताओ इस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को सबसे पहले मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बताइए। इसको मुझे बेसिस बनाना है, आधार बनाना है। तो ये जो अल्फा 1, ये अल्फा 1 है, अल्फा 2, अल्फा 3 है ना। इस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को मुझे क्या बताना पड़ेगा, बोलो क्या शो करना पड़ेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना पड़ेगा, रैखिकता स्वतंत्र बताना पड़ेगा। देन वी हैव टू शो दैट अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। हिंदी में लिखेंगे तब हमें दर्शाना होगा कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, तब हमें दर्शाना होगा कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को रैखिकता स्वतंत्र हमें बताना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। कैसे बताएंगे, कोई तरीका है लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का? हम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को
रैखिकता स्वतंत्र बताना चाहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना चाहते हैं, कैसे करें बताइए। हमें क्या करना होगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ओके, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और बराबर हमने 0 लेके चला। अब हमें ये तो हम लेके चले हैं, अब हमें A1 को भी 0 लाना है, A2 को भी 0 लाना है, A3 को, A1 A2 A3 तीनों को वैल्यू हमें 0 लाना है। ठीक है, ये हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का रैखिक संचय बनाया है। इसे हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का रैखिक संचय। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर लेके चलना है, ये आपको लेकर चलना है। और आगे आपको A1 को 0 बनाना है, A2 को 0, A3 इन तीनों को वैल्यू 0 लाना है, तभी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। चलिए, अल्फा 1 की वैल्यू है हमारा 1 0 0 प्लस A2 अल्फा 2 का वैल्यू 1 1 0 है प्लस A3 अल्फा 3 का वैल्यू है 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू हमने रख दिया। हमने इसको अल्फा 1 बोला था, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3, ये हमारा अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 अल्फा 3 ये हमने रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A1 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो यह आएगा A1 कामा 0 प्लस A2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा A2 कामा 0, और यहाँ A3 का मल्टीप्लाई होगा A3 कामा A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट प्लस कर दीजिए, है ना, तो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और इसका सेकंड तो आएगा 0 प्लस A2 प्लस A3, और इसका थर्ड 0 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। प्लस करने आ जाएगा, हाँ या ना, प्लस करने तो आता ही होगा, है ना। चलिए, तो आपको प्लस करने आ जाएगा, इजी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 कामा A2 प्लस A3 और कामा A3, ठीक है, इज इक्वल टू है 0। 0 को हम लिख देंगे 0 कामा 0 कामा 0, इस 0 को हम लिख दिया 0 0 0। अब कंपेयर कीजिए, है ना, यहाँ और इसको कंपेयर कीजिए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू क्या आएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे देखो, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ओके, A2 प्लस A3 का वैल्यू क्या आएगा, कंपेयर कीजिए, यहाँ A2 प्लस A3 इसका भी 0, और A3 का वैल्यू क्या आएगा 0। कंपेयर किए, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होगा, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो अब मुझे बताइए, यहाँ से A3 की वैल्यू 0 है, A3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो A2 की वैल्यू क्या आएगा, A3 0 है, A3 की वैल्यू A2 भी 0 आएगा। अब A2 प्लस A3 0 है, A2 प्लस A3 0 यहाँ पुट कर दो, A2 प्लस A3 0 यहाँ पुट कर दो, तो A1 क्या आएगा, चलिए A1 भी 0 आएगा, A2 भी 0 आएगा, A3 भी 0 आएगा, तीनों 0 आ रहे हैं। तो बताइए क्या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बोलो। A1 भी 0 आया, A2 भी 0 आया, A3 भी 0 आया, तीनों को वैल्यू 0 आ गया। तो बताओ, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है वह रैखिकता स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, दिस शोज दैट, यह दर्शाता है कि, द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हिंदी में लिखोगे, यह दर्शाता है कि सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्सो, साथ ही, आल्सो। अब बताओ आर क्यूब का डायमेंशन क्या होगा, आर क्यूब कितना डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, बताओ द डायमेंशन ऑफ आर क्यूब। आल्सो द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब इज, बताओ कितना डायमेंशन का है, इसकी विमा कितना है, बोलो। 3 है, बिल्कुल सही। इसका डायमेंशन 3 है क्योंकि इसमें इसके जो एलिमेंट होंगे वो ट्रिपल
पेयर में होते हैं, त्रियुग्म में होते हैं। तो 3 डायमेंशनल है, क्योंकि आर क्यूब जो होता है आर क्रॉस आर होता है, 3 डायमेंशन। आप लोगों को डायमेंशन नहीं पता है क्या? एक बार मैं पूछ लेता हूँ। ये बताओ, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स क्रॉस वाई, ये कितने डायमेंशन होगा? 1 की 2। एक्स क्रॉस वाई 2 डायमेंशन होगा, क्योंकि इसमें पेयर में एलिमेंट आएंगे। इस प्रकार से पेयर होंगे इसके एलिमेंट, है ना। अगर हम इसका डायग्राम बनाए ना, देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो इस प्रकार से बनेगा। देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा ना वो एक्स वाई पेयर में आएगा। तो ये जो एरिया हुआ, ये जो एरिया, जैसे इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा एक्स क्रॉस वाई का एरिया होगा। ठीक है, इसके जो एलिमेंट है एक्स वाई पेयर में होंगे। तो ये 2 डायमेंशन है। इसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है। 2 डायमेंशन है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, ये कितने डायमेंशन होंगे बताओ? 3 डायमेंशनल होंगे। इसके जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड पेयर में, ट्रिपल पेयर में होंगे। एक्स वाई जेड त्रियुग्म ट्रिपल पेयर में आएंगे। ये 3 डायमेंशन होंगे। तो मुझे बताओ आर क्यूब जो होता है आर क्रॉस आर, मतलब कितना डायमेंशन है? 1 की 2 की 3। अगर मैं आर स्क्वायर लिखूँ तो आर स्क्वायर आर क्रॉस आर, ये 2 डायमेंशन। केवल आर लिखूँ तो ये 1 डायमेंशन हो गया, है ना। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर 1 डायमेंशन होता है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, बीच में 0 रहता है। इसी को हम सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या को समझिए। ये 1 डायमेंशन होता है, सिंगल। ठीक है, ये 1 डायमेंशन। अगर आर क्लास आर की बात करें तो आर क्लास आर में कैसे होगा? देखो, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो ये जो एरिया आएगा, इधर भी आर इधर भी आर, तो ये जो टोटल एरिया आएगा ये कहलाएगा आर क्रॉस आर। समझ में आया? इधर भी आर इधर भी आर। इसके जो एलिमेंट है, मान लो ए बी पेयर में है एलिमेंट, तो ए भी आर से रहेगा और बी भी आर से ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन हुआ। समझ में आ रहा है? आर क्रॉस आर को क्या बोलोगे? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 2 डायमेंशन होता है और आर क्यूब 3 डायमेंशनल होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पूछ रहा था आपको डायमेंशन ऑफ आर क्यूब का डायमेंशन क्या होगा बताइए, बोलो। 3। तो हिंदी में लिखोगे साथ ही सदिश समष्टि आर क्यूब, सदिश समष्टि आर क्यूब की विमा बराबर 3 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आर क्यूब का जो डायमेंशन है 3 है। ओके, और जो आपने जो बेसिस लिया है उसमें कितने एलिमेंट हैं, जिसको आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किया है, उसमें कितने एलिमेंट थे बताओ? 2 की 3। जिस सेट को आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किया है उसमें कितने एलिमेंट थे? देख लो, 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट को हमने अल्फा 1 कहा था, दूसरा एलिमेंट को अल्फा 2 कहा था और तीसरा एलिमेंट को अल्फा 3 कहा था, है ना। 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और आर क्यूब का डायमेंशन कितना होता है बोलो? 3, है ना। तो ये हमेशा याद रखो कि अगर कोई भी सेट ऐसा है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं और 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट? 3। 2 भी नहीं बोला, 4 भी नहीं बोला, 3 बोला हमने, 3। अगर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का कोई सेट है तो हमेशा आर क्यूब का एक बेसिस होगा वो, है ना, आधार होगा। क्योंकि आर क्यूब का डायमेंशन भी 3 होता है। आर क्यूब का डायमेंशन क्या होता है? 3 होता है। क्या लिख देता हूँ? बाय द रिजल्ट। एक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। रिजल्ट क्या है सुन लीजिए। बाय द रिजल्ट ये कहता है कि एनी सेट, कोई भी सेट हो, एनी सेट ऑफ 3 linearly independent vectors, any set of 3 linearly independent vectors forms a basis for R cube। याद रखना है, कोई भी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का अगर सेट है तो वह आर क्यूब के लिए एक आधार निर्मित करता है। अब मुझे बताओ, इसके पहले मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को क्या प्रूव किया? पढ़ो। रैखिकता स्वतंत्र प्रूफ किया, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किया। और मैंने कहा है कि अगर मान लो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का कोई सेट मिल जाए तो क्या फॉर्म करता है? क्या फॉर्म करता है? 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट बेसिस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो एस है
एस जो सेट बनाए हैं इसमें 3 वेक्टर्स हैं, इसको अल्फा 1, इसको अल्फा 2, अल्फा 3 बोले, और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 3 ही है, 1 2 3। तो 3 जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है उसका सेट है एस। तो एस क्या फॉर्म करेगा? यस, तो आप बोल सकते हो, आप ही बोल सकते हो, दस द सेट एस, एस इक्वल टू क्या था? 1 0 0 था पहला, दूसरा एलिमेंट है 1 1 0 और तीसरा एलिमेंट है 1 1 1, है ना। फॉर्म अ बेसिस फॉर आर, ठीक है। केवल आर क्यूब लिखो तो भी चल जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में आर लिख दो तो भी चल जाएगा, केवल आर क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, ऐसी दिक्कत नहीं है। या आप आर क्यूब ना लिखिए, ऐसे ब्रैकेट में आर क्यूब आर ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, अभी आर ऐसे ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लिखा है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब, सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब, लिखा है। तो आपने इस वेक्टर को बता दिया है, ये बेसिस फॉर्म करता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, चलिए। जैसे हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो अच्छे से, ठीक है। तो हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, आप लोग एक बार पढ़ा करो क्वेश्चन को। इसमें लिखा है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब, दर्शाइए कि निम्नलिखित सदिश आर क्यूब के लिए एक आधार निर्मित करता है, ठीक है, ये हमें बताना है। हम सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो सेट दिया गया है उसको लिखना है, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज, हिंदी में लिखोगे दिए गए सदिशों का समुच्चय, दिए गए सदिशों का समुच्चय, ठीक है। तो बताओ यहाँ जो सेट एस है इसमें कौन से वेक्टर दिए गए हैं, देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या क्या वेक्टर्स आपको दिए गए। पहला वेक्टर है 2 1 4, सेकंड 1 -1 2 और थर्ड है 3 1 -2, ये दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में। हेलो, यस, ये दिया गया है ना। चलिए, तो ये तो आपको सरा पहले वाले को अल्फा 1 बोलेंगे, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3। तो हमने मान लिया, माना अल्फा 1 इक्वल टू 2 1 4, अल्फा 2 इक्वल टू 1 -1 2 एंड अल्फा 3 इक्वल टू 3 1 -2, ठीक है। अब इस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को मुझे क्या बताना है, बताइए। देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है बताइए। वी हैव टू शो दैट अल्फा 1, बिल्कुल सही, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, क्यों शो करना है ऐसा, बताइए क्या कारण है कि हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना चाहते हैं। बेसिस की फर्स्ट कंडीशन, यस, इसको हमें बेसिस बनाना है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, एक बार और पढ़ा देता हूँ। यहाँ लिखा है सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। ये जो वेक्टर्स है ना, यह आर क्यूब के लिए एक आधार निर्मित करता है। दर्शाइए कि निम्नलिखित सदिश आर क्यूब के लिए एक आधार निर्मित करता है। इसको मुझे आधार बनाना है, बेसिस बनाना है, और बेसिस बनाने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसको मैंने अल्फा 1 नाम दिया, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3, है ना। अभी जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बेसिस बनाना है, आधार बनाना है, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, रैखिकता स्वतंत्र कैसे बताएंगे। इसके लिए हमें A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू क्या लेके चलना पड़ेगा, 0। अब लाना क्या है बताओ, ये तो हम लेके चलेंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का रैखिक संचय। इसका नाम है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का रैखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के एक बराबर लेके चलना है। अब आपको A1 को भी 0 बनाना है, A2 को भी 0 बनाना है, A3 को, तीनों को वैल्यू 0 आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं आता है।
बताओ अल्फा वन क्या लिए थे हमने, ये हमारा 2 1 4 है, अल्फा वन प्लस A2, अल्फा 2 है 1 माइनस 1 2 है, अब प्लस A3 और अल्फा 3 हमारा है 3 1 माइनस 2 बराबर 0। ये सब में आ गया आपको, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा 3 को वैल्यू रख दिए। देखो ये देख लीजिए, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 3 है। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मुझे A1 A2 A3 तीनों को वैल्यू 0 लाना है। तो बताओ A1 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, ये आएगा 2A1 कामा A1 कामा 4A1 प्लस A2 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, ये आएगा A2 माइनस A2 2A2 फिर प्लस, अब A3 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा 3A3 कामा A3 कामा माइनस 2A3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आ गया। देखो चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मल्टीप्लाई करने आ जाता है ना। चलिए अब हमें इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट प्लस करना है, ये आएगा 2A1 प्लस A2 प्लस 3A3 फिर इसका सेकंड इसका सेकंड इसका सेकंड, ये आएगा A1 माइनस A2 प्लस A3 और इसका थर्ड इसका थर्ड इसका थर्ड, ये आएगा 4A1 प्लस 2A2 माइनस 2A3। ये ऐड करने आ जाएगा। देखो इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट प्लस कर दो, फिर सेकंड से सेकंड कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ थर्ड कोऑर्डिनेट प्लस कर दो और इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, इसको आप लिखो 0 कामा 0 कामा 0, इतना प्लस करने आ जाएगा। देखो चलिए, तो हम मान के चलते हैं कि इतना आपको समझ में आ चुका है। अब कंपेयर करना है लेफ्ट और राइट को, तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, राइट साइड में 0 है। लेफ्ट साइड का सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, राइट साइड 0 है। थर्ड कोऑर्डिनेट ये है और राइट साइड 0 है। तो इतना इक्वल टू भी 0 आएगा, इतना इक्वल टू भी 0 आएगा, इतना इक्वल टू 0, मतलब ये आएगा 2A1 प्लस A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। दूसरा इक्वेशन आएगा आपका A1 माइनस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 आएगा। और तीसरा जो हमारा इक्वेशन है 4A1 प्लस 2A2 माइनस 2A3 इज इक्वल टू भी 0 आएगा। ये समझ में आया आपको? कंपेयर करना, तुलना करना, बोलो। यस सर। चलिए आप कंपेयर भी कर लोगे मुझे लग रहा है। अब आपको कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करना है, या तो 1 2 को सॉल्व करो या 2 3 को सॉल्व करो या 1 3 को, कोई भी दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। आप जैसा चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो क्रॉस रेशियो मेथड से, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 by using क्रॉस रेशियो मेथड, क्रॉस रेशियो मेथड। हिंदी में लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर। हल कैसे करना है देखो, ऊपर मैंने A1 लिखा, नीचे भी कुछ नहीं लिखा हूँ, फिर ऊपर मैंने माइनस A2 लिखा, नीचे खाली है, और फिर ऊपर मैंने A3 लिखा। मतलब A1 A2 A3 आपको लिखना है, याद रखना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस प्रकार से लिख के रख लेना है। अब A1 के नीचे आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ही देखना है, 3 को नहीं देखना है। इक्वेशन नंबर 1 2 A1 के नीचे A1 वाला टर्म को बंद कर दीजिए ऐसे, इस प्रकार से। अब आपको A2 और A3 का कोफिशिएंट दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसके कोफिशिएंट को, तो 1 इंटू 1 1 आएगा और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आएगा। ये आएगा 1, ये आएगा 1 माइनस माइनस 3। ये समझ में आएगा? देखो क्रॉस ऐसे मेथड है। A1 को बंद कर दो, A1 मतलब ये पहला वाला को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो 1 इंटू 1 1 हुआ और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हुआ, और माइनस लगाना है बीच में, ठीक है। अब A2 के नीचे क्या आएगा बताओ, माइनस A2 वाला बंद कर दो, A2 वाला बंद कर दो, ये आएगा 2 माइनस 3 आएगा। देखो A2 वाला बंद कर दो ऐसे, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा। और A3 के नीचे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1। क्या लगता है, कुछ तो समझ में आया होगा? आ गया। चलिए, तो A1 अपान 4 आ जाएगा, A2 अपान 1 आएगा, नीचे माइनस 1 आएगा लेकिन ऊपर माइनस है तो 1 आ जाएगा, और A3 अपान माइनस 3 आएगा। देखो समझ में आ गया क्या? चलिए, इज इक्वल टू हमने के मान लिया, से हमने के मान लिया है ना, तो यहाँ से A1 के लो आ जाएगा 4 के
A2 की वैल्यू आ जाएगा k और A3 की वैल्यू आएगा -3k। क्या इक्वेशन नंबर 4 आपको समझ में आ गया? देखिए, चलिए अब हमें k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे, क्योंकि हम 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किए तभी A1 A2 A3 की वैल्यू हमें मिला है। अब k का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 3 का हम यूज करेंगे, समीकरण 3 का। अब लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 का ही हम क्यों यूज कर रहे हैं? 1 और 2 को क्यों यूज नहीं कर सकते? बताओ, हमें 3 का ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि इक्वेशन 3, यहाँ तो हमारे पास 3 इक्वेशन है ना, 1 2 3, इक्वेशन 3 को ही लिखना है यहाँ। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बताइए। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व किए तभी तो ये आंसर आया ना A1 A2 A3 की वैल्यू। तो 1 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 को अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। इसी कारण A1 A2 A3 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखोगे। अगर आप 2 और 3 को सॉल्व किए होते ना तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते। समझ में आ गया? तो हमने 1 और 2 को सॉल्व किया है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 का हम यूज करेंगे। अब बताओ A1 की वैल्यू क्या रखेंगे? ऊपर देख लो इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 देखिए, 4k सर। तो 4k रखेंगे। चलिए, अच्छी बात है। प्लस 2 A2 की वैल्यू k माइनस A3 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या? 0। चलिए, अच्छी बात, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 16k प्लस 2k और प्लस 6k। ये आ जाएगा 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 6 24, 24k इज इक्वल टू 0। बताओ, 24 जीरो से कट जाएगा, मतलब 24 से डिवाइड कर दो तो k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? देखो, ओके। तो हमें k का वैल्यू मिल गया 0। k का वैल्यू 0 मिला, इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। इक्वेशन 4 आप देखिए, k का वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं। तो A1 A2 A3 क्या आएगा बताओ? k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 आएगा सर। चलिए तीनों 0 आ जाएंगे, है ना। दैट्स फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 से A1 भी 0 आएगा, A2 भी 0 आएगा और A3 भी 0 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, है ना। समीकरण 4 से, जो समीकरण 4 से k को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो A1 A2 A3 तीनों 0 आ गया। तो आप मुझे बताओ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं? तो लिखना पड़ेगा, है ना। दिस शोज दैट द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हिंदी में लिखेंगे, यह दर्शाता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। हिंदी एक बार और बोल रहा हूँ, सुनो। यह दर्शाता है कि सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में अब आपको इतना तो आपने बता दिया। अब मैं आप लोगों को आर क्यूब का डायमेंशन पूछता हूँ, बताइए। आल्सो द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब इज, क्या है डायमेंशन इसका बताओ? 3 डायमेंशन है, ओके। चलिए, इसका डायमेंशन 3 है ना। बाय द रिजल्ट, हिंदी में लिखोगे, साथ ही आर क्यूब की जो सीमा वीमा है, डायमेंशन को वीमा बोलते हैं, वो 3 है ना। बाय द रिजल्ट मेरे पास एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट कहता है कि एनी सेट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट, एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। कोई भी सेट हो, लिखा है एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो, उसमें 3 वेक्टर्स होने चाहिए, तो वह आर क्यूब के लिए बेसिस फॉर्म करेंगे। अब बता, अभी आपने जो सेट लिया है सेट एस, उसमें कितने वेक्टर हैं? 2 है कि 4 है कि 3 है? देखो कितने वेक्टर्स हैं उसमें, देखिए सेट में
1 2 3, इसको हमने अल्फा 1 बोला, इसको अल्फा 2 अल्फा 3। कितने वेक्टर्स हैं इसमें? 3 है कि 4 है कि 2 है? 3 सर। 3 वेक्टर्स हैं। और मैंने लिखा है 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी देखो, आपने भी थोड़ा पहले बोला है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिकता स्वतंत्र है। और यहाँ बोलता है 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का जो सेट होगा वो क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा, है ना। तो आप बोल सकते हो दस एस इज इक्वल टू, एस आपका क्या था? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, है ना। ये आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, बताइए क्या फॉर्म करेगा, बताइए। फॉर्म्स अ बेसिस फॉर आर। समझ में आ गया? बोलो, है ना। मतलब ये हो गया ऐसे, जो हमारा अल्फा 1 था 214, है ना, 214। और अल्फा 2 हमारा 1 - 1 2 था, और अल्फा 3 हमारा था 3 1 - 2। बताओ ये जो एस है वो क्या फॉर्म कर रहा है? फॉर्म्स अ बेसिस फॉर आर। यही प्रूव करना था हमें, बोलो, है ना। यस सर। चलिए, तो जो हमें प्रूव करना था हम प्रूव कर चुके हैं। इसके लिए हमने इसको सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट बताया, रैखिकता स्वतंत्र बताया, और हमने इसका प्रूफ दिया है। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों से बनेगा। चलिए, इनमें से एक क्वेश्चन मैं और बताया तो आप लोगों के लिए। कौन सा क्वेश्चन बता दूं? दोनों में कोई एक, आप लोग बोलो, कोई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, 4th नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में होमवर्क देता हूँ, है ना, आप लोगों के लिए। ये होमवर्क रहेगा, घर में ट्राई कीजिए, और मैंने जो नोट्स भेजा है उसमें होगा इसका सलूशन। ओके, तो घर में आप ट्राई भी कर लीजिए। तो सबसे पहला जो लाइन होगा उसमें लिखोगे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, हिंदी में लिखोगे दिए गए सदिशों का समुच्चय है। इसको मैंने एस नाम दे दिया। तो हमारा सेट में पहला एलिमेंट 1 2 3 है, सेकंड एलिमेंट 1 0 1 है, और थर्ड एलिमेंट है 0 1 0। इस प्रकार से 3 एलिमेंट हमें एक क्वेश्चन में मिला है, ये हमने लिख दिया। इसको हम अल्फा 1 नाम देते हैं, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3। तो हम मान लेते हैं, माना। जरूरी नहीं है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ही नाम दो, आप इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा नाम दे दो, या और दूसरा नाम भी दे सकते हो। नामकरण आपके ऊपर है, आप जो देना चाहो दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि इसको अल्फा 1 ही नाम दो आप इसको अल्फा नाम दे दीजिए, इसको बीटा, इसको गामा, या और कोई दूसरा नाम दे दीजिए जो अच्छा लगे आपको, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको आप अल्फा 1 ही नाम दो, है ना। तो आप अपने हिसाब से नामकरण बदल भी सकते हो, उस नामकरण से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले वेक्टर को मैंने अल्फा 1 बोल दिया, दूसरे वाले वेक्टर को मैंने अल्फा 2 कहा, और तीसरा वाला जो वेक्टर है इसको मैंने अल्फा 3 बोल दिया। ये लीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नामकरण दूसरा रख लो। बोलो, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बोलो, है ना। यदि आपको अल्फा 1 Yes. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में कोई दिक्कत है, अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, आपका फेवरेट नहीं है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, को जो फेवरेट है वो नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, या इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, या और कोई दूसरा नाम दे दो, इसको अल्फा, इसको डेल्टा, इसको और कुछ नाम दे दो। आपके ऊपर है, जो नाम देना चाहो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बोले। आप चाहो तो इसको बीटा 1, इसको बीटा 2, इसको बीटा 3 दे दीजिए, जो आप देना चाहो दे दीजिए। अब मुझे बताओ, इस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को मुझे क्या प्रूफ करना है? चलो, लिखना पड़ेगा। देन वी हैव टू, Linearly चलिए, independent सर। तो जो आप बोल रहे हो उसको लिखने में कोई हर्ज है क्या आपको? जो बोल रहे हो मुंह से उसको लिख दोगे तो कोई हर्ज है क्या आपको? कोई तकलीफ है क्या किसी को लिखने में? नो, तो ये लिखना जरूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, जांचने वाले को समझ में क्या आएगा कि आप क्या करने वाले हो। मैंने लिखा है देन वी हैव टू शो दैट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है मुंह से तो बोल लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। लिखने में क्या हर्ज है मुझे आज तक समझ नहीं आया है, लेकिन बिल्कुल मैंने देखा है, कई लोगों की कापी देखा है। इतना लिखने में क्या जाता है नहीं पता, लेकिन नहीं लिख पाएंगे वो, है ना। हिंदी में लिखोगे तब हमें दर्शाना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 तथा अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। इस प्रकार से लिखोगे हिंदी में।
तब हमें दर्शाना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 तथा अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। ये दर्शाना है ना आपको, बोलो क्या आपको यही प्रूफ करना है ना? तो लिखने में क्या जाता है, 2 लाइन लिख दोगे तो। लेकिन यही चीज़ बहुत कंजूसी करते हैं लिखने में बच्चे। आप लोगों को मैं कभी मेन एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का एक आध किसी बच्चे का कॉपी भी दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, देखो, है ना। और बोलेंगे कि सर हमको नंबर नहीं दिए, पूरा बना के आए, नंबर नहीं मिला। तो कहाँ से मिलेगा नंबर भाई? तुम लिखने में कंजूसी करोगे तो नंबर देने वाला कहाँ से अच्छा दे देगा? दिलदार कहाँ बनेगा वो? तो बताओ, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या करें? करना है तो लिख दिया आपने, ऐसा करना है हमें करके। अब करें क्या बताइए? कुछ तो करना होगा ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है तो बताइए क्या करें, बोलो आगे क्या करें? आपने यहाँ लिखा ना कि हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को रैखिकता स्वतंत्र बताएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे। आपने लिखा है देन वी हैव टू शो दैट, ये हमें शो करना है। तो क्या करें, कैसे शो करें, बोलो? A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha 3 is equals to 0 लेट करके चलेंगे। ये हम मान के चलेंगे, है ना। क्यों A1 A2 A3 लिखना ही जरूरी है क्या? जरूरी है क्या ऐसे ही लिखना? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 ऐसे ही लिखना जरूरी है क्या? अगर A1 A2 A3 न लगे, हाँ A1 A2 A3 न लिखे अपन B1 B2 B3 लिख दिया तो कोई हर्ज है क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 लिख देता तो, या मैं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 लिख देता तो क्यों हम इसको रट्टा मारते हैं? हम इसको रट्टा नहीं मारेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रैखिक संचय बनाएंगे। किसका? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। उसमें कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हैं हम, A1 A2 A3 ले या B1 B2 B3 ले या C1 C2 C3, हमारी मर्जी है। इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन तीनों का, और उसको इक्वल टू 0 मान के चलेंगे। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी लीनियर का, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, सब लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। यह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का रैखिक संचय, ये भी सभी है, उसे इक्वल टू 0 लेंगे अपन। तो इसका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रैखिक संचय बनाएंगे, उसको इक्वल टू 0 मान के चलेंगे। अब उसके बाद में जो हमने कांस्टेंट लिया है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का जो कोफिशिएंट हमने लिया है, उनको 0 के बराबर बताना है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं ये लेके चलता हूं तो किसको 0 बनाना है? अगर मैं ये लेके चलता हूं तो, अगर मैं ये लेके चलता हूं तो A1 A2 A3 को 0 लाना है। अगर मैं ये लेके चलता हूं तो A1 A2 A3 और इसको, अगर मैं ये लेके चला तो, ये वाला ले लिया तो B1 B2 को 0 लाना है। ये अगर ये लेके चला तो B3 B1 B2 तो आप लोग जर्नलाइज सोचो, है ना। मेरा ये कहना है कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 3 A3 अल्फा 3 इस प्रकार से रट्टा मत मारो प्लीज, इसको रट्टो मत। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, रैखिकता स्वतंत्र प्रूफ करना है। इसके लिए आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का रैखिक संचय बनाना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आप कैसे बनाते हो आप जानो, आप ऐसे भी बना सकते हो, A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी बना लीजिए, ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये नहीं है क्या? बताओ, A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3, तो A1 A2 A3 लेना जरूरी है क्या? बोलो, क्या यहाँ A1 यहाँ A2 यहाँ A3 लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। किसका? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। हमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का रैखिक संचय बनाना है, बस ये मान बात हो। उस रैखिक संचय को 0 के बराबर लेके चलना है। तो लीनियर जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसको हमें 0 के बराबर लेके चलना है। और उस लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया है उसमें जो हमने कांस्टेंट लिया है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो पहले से पता था, लेकिन ये कांस्टेंट हमने अपने मन से लिया है। ये जो कांस्टेंट लिया है उसको 0 के बराबर लाना है। मतलब ये जो अल्फा 1 का जो कोफिशिएंट है, अल्फा 2 का जो कोफिशिएंट है और अल्फा 3 का जो कोफिशिएंट है, वो तीनों के तीनों 0 के बराबर होना चाहिए। तब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, रैखिकता स्वतंत्र होंगे। बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, Yes sir. है ना। चलिए, तो मैं मान के चलता हूँ को आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहता था। चलिए, अब मुझे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो मैंने
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया ये, और इसको बराबर 0 मान लिया, है ना। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का एक रैखिक संचय है, उसको मैंने बराबर 0 मान लिया। अब बताओ मुझे A1 A2 A3 तीनों के लिए 0 लाना है। अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 देखो यहाँ से, अल्फा 1 क्या है बताओ? 1 2 3 है ना, 1 2 3 प्लस A2 अल्फा 2 है ना, अल्फा 2 क्या है हमारा? 1 0 1 है, प्लस A3 अल्फा 3 हमारा है, बोलो 0 1 0 0 1 0, ओके। और सॉरी ब्रैकेट नहीं आया, सॉरी, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो आ गया। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू रखा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। A1 का मल्टीप्लाई करें तो A1 2A1 2A1 और 3A1, ये A1 का मल्टीप्लाई कर दिए तीनों के साथ, तो A1 2A1 3A1 प्लस ये आएगा A2 0 A2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ A3 का मल्टीप्लाई होगा 0 A3 0 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम प्लस करेंगे, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस 0, इसका सेकंड इसका सेकंड इसका सेकंड, तो 2A1 प्लस 0 प्लस A3, और इसका थर्ड इसका थर्ड इसका थर्ड, तो 3A1 प्लस A2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं A1 प्लस A2 आएगा पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा आएगा 2A1 प्लस A3 आएगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा 3A1 प्लस A2, और राइट साइड 0 है जिसको हम 0 0 0 लिख देंगे, ठीक है। राइट साइड में 0 है तो इसको हम 0 0 0 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो कोशिश करो, आ गया सबको समझ में? चलिए, तो अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब तुलना करना है लेफ्ट और राइट को, है ना। तो बताओ लेफ्ट साइड में A1 प्लस A2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, राइट साइड में फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? देखो 0 है, तो A1 प्लस A2 0 आ गया, ठीक है। फिर 2A1 प्लस A3 भी 0 आएगा, और 3A1 प्लस A2 भी 0 आएगा। ये समझ में आ गया? देखो बोलो। चलिए, चूंकि इसमें 2 ही है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बताओ यहाँ से अगर हम A2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? यहाँ से -A1 आएगा, यहाँ से A3 निकालें तो -2A1 आएगा, ठीक है। यहाँ रख देते हैं, A2 की वैल्यू भी रखेंगे यहाँ, और A3 की वैल्यू भी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। A2 की वैल्यू -A1 रखना, और A3 की वैल्यू -2A1 रखना। क्या आएगा बताओ? 2 यानी 3A1, A2 की वैल्यू क्या रखोगे? देखो यहाँ से यहाँ रख दो, A2 की वैल्यू -A1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ यहाँ से देखो A2 हमारा है -A1, A3 हमारा है -2A1, और यहाँ से 2A1 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये आपको समझ में आया? A2 इज इक्वल टू -A1 रखें, A2 की वैल्यू -A1 रखें, ओके। चलिए, A2 हमारा -A1 है, A3 हमारा -2A1 है, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो A1 की वैल्यू क्या आएगा बताओ? बोलो, 2 से डिवाइड करो, A1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 चलिए, A1 इक्वल टू 0 आ गया, A1 को यहाँ भी पुट करेंगे यहाँ भी पुट करेंगे, तो A1 हमारा 0 आ चुका है, तो A2 भी 0 आएगा, A3 भी 0 आएगा, देखो है ना। A1 0 है ना, तो A1 को 0 करेंगे तो A2 भी 0 आएगा, A3 भी 0 आएगा। अब बताओ A1 A2 A3 0 आ गया तो क्या हुआ, इससे क्या फायदा मिला? लीनियरली इंडिपेंडेंट। कौन कौन पूरा बोलो, कौन लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ? A1 A2 और A3 नहीं लीनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं, A1 A2 A3 लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, ये तो कांस्टेंट हमने मर्जी से लिया था A1 A2 A3, तो यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा दिस शोज दैट, यह दर्शाता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। हिंदी में लिखोगे, यह दर्शाता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आल्सो साथ ही बताओ द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब इज, बताओ आर क्यूब का डायमेंशन क्या होगा? आर क्यूब मतलब आर क्रॉस आर क्रॉस आर,
3 होगा, आर क्यूब का जो वी मैथ 3 होगा। बाय द रिजल्ट, मेरे पास एक रिजल्ट है, बाय द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखो। रिजल्ट कहता है एनी एनी थ्री एनी सेट ऑफ थ्री लीनियरली independent vectors, any set of three linearly independent vectors forms a basis for R Q। कोई भी सेट हो जो linearly independent वेक्टर का सेट होना चाहिए, जिसमें थ्री वेक्टर्स होने चाहिए, तीन वेक्टर्स होने चाहिए, वह बेसिस फॉर्म करेगा। बताओ, अभी आपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को linearly independent बोला है, और आपका जो सेट एस है उसमें कितने एलिमेंट है, देखो सेट एस में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट है ना। तो आप बोल सकते हो दैट एस, पहले एलिमेंट को अल्फा 1 कहा था, दूसरे को अल्फा 2, तीसरे को अल्फा 3। बताइए क्या फॉर्म करेगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। ठीक है, तो दैट इज, और अच्छे से लिख सकते हो एस इज इक्वल टू, हमारा अल्फा 1 क्या था, अल्फा 1 था 1 2 3, अल्फा 2 था 1 0 1, और अल्फा 3 था 0 1 0। फॉर्म अ बेसिस फॉर आर। क्या यही प्रूव करना था, बताइए।